नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सबने पहली क्लास मनोविज्ञान का इतिहास 20 प्रश्नों पर खत्म देखा होगा। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है और उसमें उतना ही पढ़ना है। इसी तरह संरचनावाद में आपको कितना पढ़ना है हम बस इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न होंगे जिन्हें हम आगे करेंगे, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास में ये जो संरचनावाद है, सबसे पहला और औपचारिक संप्रदाय है। ये बात याद रखिएगा, ये सबसे पहला और औपचारिक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मनोविज्ञान की नींव का हिस्सा भी है। ये भी बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि असली में संरचनावाद का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका केंद्र बिंदु था या इसका उद्देश्य जो था वो था कि मन क्या है। ये माइंड की जटिल संरचना को समझना चाहता था। सपोज ये आपका माइंड है, ये उसकी जटिल संरचना यहाँ पे बनी हुई है, तो ये माइंड की जटिल संरचना को समझना चाहता था। इस संप्रदाय का मानना था कि जिस तरह रसायन विज्ञान में पदार्थों को अणुओं और परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, उसी तरह जो मानव की चेतना है, मन की संरचना है, उसके भी सबसे छोटे छोटे हिस्सों में उसे विभाजित किया जा सकता है। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यही था आपका संरचनावाद का मेन उद्देश्य कि मन क्या है। इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि मन क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं था। इनका सीधा ये पूछना था कि मन क्या है, इनको ये जानना था। ठीक है, तो आगे आगे के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, मन की जटिल संरचना को समझना। ठीक है, मतलब चेतना की जटिल संरचना को समझना। रसायन विज्ञान की तरह चेतना को सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करना, ये ऐसा मानते थे। मुख्य विचार इनका था चेतना की संरचना का अध्ययन करना, और केंद्र बिंदु था मन क्या है, व्हाट इज माइंड। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो संरचनावाद था, इसमें दो मनोवैज्ञानिकों का बहुत अधिक श्रेय है। ठीक है, पहले हैं आपके विलियम वुंड साहब। ठीक है, इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसलिए मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें अध्ययन भी किया था। और एक इनके शिष्य थे एडवर्ड बी टिचनर, अभी उनका नाम हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी इस पे काम किया था। अच्छा, आपको एक पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने संरचनावाद को, ठीक है, संरचनावाद को संरचनावाद नहीं कहा था, इन्होंने दूसरा नाम दिया था। और वो क्या नाम दिया था, आप उसको थोड़ा ढूंढिएगा। अगर आप ढूंढेंगे तो ठीक है, वरना मैं तो बता ही दूंगा आगे। ठीक है, तो संरचनावाद को इन्होंने क्या कहा था, ये आपको पता करना है। इन्होंने संरचनावाद नाम नहीं दिया था। ठीक है, संरचनावाद नाम किसने दिया था, अब उसके बाद उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एडवर्ड बी टिचनर, ये हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं इस क्षेत्र के, और ये विलियम वुंड के शिष्य थे। इनका मुख्य कार्य क्या था, वुंड के विचारों को इन्होंने व्यवस्थित किया और विस्तारित किया, और नामकरण इन्होंने ही किया था, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये नाम इन्होंने ही दिया था। ये बात भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नाम किसने दिया था संरचनावाद का, तो ये दिया था एडवर्ड बी टिचनर। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, विलियम वुंड कर देते हैं, पर विलियम वुंड के शिष्य थे एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने संरचनावाद नाम दिया था। आई होप ये बात क्लियर होगी, सॉरी फॉर दैट। अब विधि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि संरचनावादियों की जो विधि है उसका क्या नाम है, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि। क्या है ये, अंतर्दर्शन विधि। इसका मतलब है अंदर की ओर देखना। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि या इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अंदर की ओर देखना। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, अंदर की ओर देखना। ठीक है, तो अच्छा, इस बात को याद रखिएगा, आपको इतना ही देखना है और इतना ही पढ़ना है। ठीक है, फालतू में ना बड़े बड़े हैवी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कहीं और बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमेशा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। तो आइए अच्छे से इसको समझते हैं। संरचनावादियों की जो विधि थी, अंतर्दर्शन विधि, इसमें था अंदर की ओर देखना। इसमें व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और संवेदनाओं का स्वयं निरीक्षण करता है और विस्तार से बताता है। व्यक्ति की जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं और उनसे जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यक्ति क्या करता है, विस्तृत अंतर्दर्शन रिपोर्ट के माध्यम से बताता है। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये विधि क्या है। अब इसमें होता क्या है, एक ऑब्जर्वर होता है और एक प्रतिभागी होता है। ये ऑब्जर्वर आपके सामने खड़े हैं और ये प्रतिभागी हैं। ठीक है, तो अब ये इनसे कुछ जो भी सवाल इन्होंने किए होंगे, तो अब ये उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, अपनी संवेदनाएं बताते हैं, भावनाएं बताते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं बताते हैं और फिर करके दिखाते हैं। ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। और बहुत आसान शब्दों में कहें तो इसमें व्यक्ति को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और संवेदनाओं का स्वयं निरीक्षण करना होता है और विस्तार से बताना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर लें तो यदि किसी व्यक्ति को कोई फल दिखाया जाए, सपोज ये लड़का है और इसको हमने ये सेब दिखाया है, ठीक है,
तो उसे ये नहीं बताना है कि ये सेब है, ये तो सब जानते हैं कि ये सेब है, उसे अपनी संवेदनाएं बतानी है। इस सेब से उसे क्या क्या पता चल रहा है, जैसे वो आंखों से देख के बता रहा है कि ये लाल रंग का है, इसका स्पर्श ठंडा है, स्वाद में ये मीठा है, छूने में ये चिकना सा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम आगे बात करें चेतना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो एडवर्ड टिचनर साहब थे, ठीक है, कि कौन? आपके टिचनर, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ टिचनर, ठीक है, टिचनर ऐसा शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। जो टिचनर साहब थे उन्होंने बताया कि ये जो संरचनावाद है ना, ठीक है, संरचनावाद के तहत उन्होंने ये बता दिया कि हमारा मन या चेतना छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और उन्होंने इसी को 3 भागों में बांटा। पहला था संवेदना, दूसरा था प्रतिमा या विचार, तीसरा था भाव, इंग्लिश में सेंसेशंस, इमेजेस, अफेक्शंस और फीलिंग्स। ठीक है, अब इनको बारीकी से समझ लेते हैं। ठीक है, संवेदना के बारे में देखिए, जो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, जैसे रंग, शोर, ये सारी चीजें। अब इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा अगर मैं, तो यह हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी होती है। ठीक है, संवेदना का मतलब ये है सेंसेशन से रिलेटेड, हमारी मतलब ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड, सेंसेस से रिलेटेड। तो ये हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। जब हम बाहर की दुनिया में कुछ अनुभव करते हैं, ठीक है, सपोज हम अपनी आंख से कुछ देख रहे हैं या हम कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उसका जो रॉ डेटा होता है, ठीक है, रॉ डेटा, कच्ची जानकारी, ठीक है, रॉ डेटा जो होता है उसे वो हमें मिलती है। किससे मिलती है? संवेदना के माध्यम से मिलती है। ठीक है, वही हमारी संवेदना है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, संवेदी अंगों से, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स से हमको वो सेंसेशन मिलती है। ये सही सेंटेंस होगा मेरा। तो इसमें क्या होता है? रंग होते हैं, आवाज होती है, गंध होता है, शोर होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पर्श भी शामिल होता है। ये सारी चीजें संवेदना में शामिल होती हैं। ठीक है, ये बाहरी दुनिया का हमें अनुभव कराता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एक गुलाब आपने देखा है, ठीक है, तो गुलाब में आपने क्या देखा कि वो लाल रंग का है, उसकी स्मेल जो है हल्की मीठी आपको लग रही है, तो ये सब क्या है? संवेदना है। ठीक है, इसके बाद बात कर, देखिए ये सब चीजें आएंगी नहीं इतना डीप एग्जाम में, ठीक है, पर मेरा काम है आपको समझाना बहुत जल्दी जल्दी मेन पॉइंट्स में, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यही ज्यादातर याद रखना है। प्रतिमा मतलब इमेजेस, ये हमारी स्मृति से जुड़ा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो प्रतिमा है, इमेजेस है, ये हमारी स्मृति या विचारों के रूप में मन में होती हैं, मतलब हमारी स्मृति से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जब भी वह चीज हमारे सामने नहीं होती फिर भी हम उसके बारे में सोच पा रहे होते हैं या हमारा मन उसे देख पा रहा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिमा कहते हैं। और ये संवेदना का ही धुंधला रूप होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जो आपकी प्रतिमा है वो आपकी संवेदना का धुंधला रूप है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है? ये बीते हुए अनुभवों की याद या भविष्य की कल्पना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी आंख बंद कर ली, ठीक है, आपने वो उस गुलाब के बारे में सोचा जो आपने कल देखा था, तो उसकी एक मानसिक छवि आपके ब्रेन पे बन जाएगी। यही है आपका प्रतिमा। ठीक है, इसके बाद बात करें भाव। अब भाव क्या है? अफेक्शंस, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, सुख, दुख, प्रेम। ठीक है, तो ये हमारे मन की भावनात्मक स्थिति है। ठीक, टिश्नर साहब के अनुसार, इस पॉइंट को याद रखिएगा, भाव मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक होता है सुखद, ठीक है, टिश्नर साहब ने कहा था कि एक होगा सुखद और एक होगा दुखद। ठीक है, सुखद और दुखद ये होते हैं। यह किसी अनुभव के प्रति हमारा रिएक्शन है। हमें अच्छा लग रहा होगा तो सुख है, कोई पीड़ा होगी, कष्ट होगा तो वो दुख होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यह किसी अनुभव के प्रति हमारा रिएक्शन होता है। विशेषता क्या है इसकी? यह हमारी पसंद और नापसंद वाली भावनाओं पर निर्भर करता है, 100 की सीधी बात। ठीक है, उस गुलाब को जो आपने, उस लड़के ने देखा या किसी ने भी देखा, तो किसी को हो सकता है कि सुख या शांति का भाव महसूस हो रहा हो, लेकिन अगर उसका कांटा किसी को लगा होगा तो वो दुख हो रहा होगा, उसको वो चिड़चिड़ा रहा होगा, इस गुलाब को हटाओ। जैसे बच्चे होते हैं, किसी चीज से डर गए तो उसको कहते हैं हटाओ, है ना? तो ये अफेक्शन, फीलिंग जैसा कुछ हिस्सा है जहाँ पे होता है। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। चाय का गर्म होना, ये स्पर्श है, उसका भूरा रंग आपकी दृष्टि से पता चल रहा है, और उसकी अदरक वाली महक एक गंध है। ठीक है, ये हो गया चाय का संवेदना, पहला वाला पार्ट। ठीक है, फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, चाय का गर्म होना, उसका भूरा रंग और अदरक की महक, ये सब संवेदना है। ठीक है, प्रतिमा क्या है? चाय पीते समय आपको अचानक अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जो आपने अपने दोस्तों के साथ चाय पी के बिताई है। ठीक है, तो वो हो गई कोई प्रतिमा। और भाव क्या हो गया? अब इससे आपको एक आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो ये हो गया आपका भाव। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं संरचनावाद की सीमाएं, इनको भी जानना जरूरी है। एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहूंगा कि
थोड़ा सा इसका लेवल मैंने सीटेड जैसा थोड़ा रखा है, और उसका बस एक रीज़न है, वो ये है कि सिर्फ हम फैक्चुअल डेटा पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस परीक्षा के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल होना हमें पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा बेस लेके चलना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज़ आपके यूपी टेट वाले ही हैं, ठीक है? तो आइए आगे शुरू करते हैं। अब संरचनावाद की सीमाओं में जो पहला पॉइंट है वो है अत्यधिक व्यक्तिपरक, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। क्यों ये बहुत ज़्यादा इसमें सब्जेक्टिविटी है? संरचनावाद में व्यक्ति के खुद के अनुभव का विश्लेषण करना होता है। जो व्यक्ति है उसको अपने अनुभवों का स्वयं से विश्लेषण करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो मन की संरचना है, मन की संरचना है, ये सबके लिए अलग अलग है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि जो अनुभव आपका हो वही अनुभव दूसरे का भी हो। मन की संरचना का कोई थर्मामीटर नहीं है, हर कोई एक जैसा इसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है? उदाहरण के लिए मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है? मान लेते हैं हम कि दो लोग हैं। मैं यहाँ पे दो लड़के बना दूं, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये बन गए लड़के, ठीक है? ये हो गए दो लड़के, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है? तो मान लें दो लोग, एक लाल सेब, इनको एक लाल सेब दिखाया गया, ठीक है? और फिर इनसे इसके अनुभव पूछे गए। तो ये वाला मोटा वाला लड़का है, इसने कहा इसकी मिठास और लाल रंग, ठीक है? इसकी मिठास और लाल रंग से इसकी मिठास महसूस हो रही है और लाल रंग की चमक महसूस हो रही है, मोटे ने कहा, ठीक है? बी को अगर हमने दिखाया, पतले वाले को अगर हमने दिखाया, तो इसने बोला कि इसकी बनावट मुझे सख्त लग रही है और इसमें हल्का खट्टापन भी मुझे लग रहा है, ठीक है? तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अत्यधिक व्यक्तिपरक है, ठीक है? मन की संरचना सेम सबके लिए नहीं हो सकती, ठीक है? ये हो गया इसका पहला क्रिटिसिज्म, ठीक है? यहाँ पे कोई सही या गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तो पूरी तरह उनकी भावनाओं से संबंधित हो गई। इसकी अपनी भावना है, इसकी अपनी भावना है, ठीक है? तो इसलिए वैज्ञानिक रूप से मापन संभव नहीं है इस चीज का, ठीक है ना? ये हो गया इसका पहला क्रिटिसिज्म। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है? दूसरा क्रिटिसिज्म है सीमित दायरा, ठीक है? ये सीमित दायरा क्यों है? अच्छा ठीक है, फिर से इसको एक बच्चे के माध्यम से समझते हैं। ये स्माइल करता हुआ एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है? और ये मुस्कंडा सा, ये आपको सब सेम ही लगेंगे, ठीक है? ये कोई है, ये 18 साल का लड़का है, ठीक है? अब जब आप इनसे इनके अनुभव पूछेंगे ना, ठीक है? सीमित दायरा क्यों है मैं बताता हूँ इसको, ठीक है? लिमिटेड स्कोप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब आप अंतर्दर्शन कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो ये इसमें एक चीज ये है कि किसी व्यक्ति को इसके लिए शिक्षित होना जरूरी होगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित है या उम्र में बड़ा है, उसके पास शब्द भंडार ज्यादा है, तो वो अपनी बात बहुत अच्छे से बताने में सक्षम होगा। वहीं पे जो छोटा बच्चा ये क्या बताएगा, कितना ही बता लेगा, इसके पास शब्द ही कितने हैं, ठीक है? तो आत्मचिंतन ये कितना कर लेगा? इसको तो ये भी पता है कि आत्मचिंतन क्या है, ये तो बेचारा क्या जाने कि आत्मचिंतन क्या है। तो इसलिए इसको कहा गया कि इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है, ठीक है? एक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो पाना और आत्मचिंतन करने में सक्षम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? 2 साल का बच्चा ये नहीं बता सकता कि उसे खिलौनों को देखकर मानसिक रूप से कैसा अनुभव हो रहा है, लेकिन ये 18 साल का बच्चा जरूर बता देगा, ठीक है? नेक्स्ट, 18 साल का खुद का बच्चा नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्या इसी पे है, अचेतन की अनदेखी। अचेतन की अनदेखी क्या है इसको भी समझते हैं, ठीक है? अब ये अचेतन की अनदेखी क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरिंग द अनकॉन्शियस, ठीक है? इग्नोरिंग द अब अनकॉन्शियस की स्पेलिंग तो प्लीज आपको आती होगी, मेरे पास थोड़ा टाइपिंग की प्रॉब्लम है तो मैनेज करिएगा आप। इग्नोरिंग द अनकॉन्शियस, अब ये इग्नोरिंग द अनकॉन्शियस है क्या, बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। जो संरचनावादी थे, ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, जो संरचनावादी थे उनका ये मानना था कि हमें जो महसूस हो रहा है ना, ठीक है, जो हम महसूस कर रहे हैं, संरचनावादी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम महसूस करते हैं बस वही मन है, जो हमने महसूस किया है यही मन है, ऐसा मानना था संरचनावादियों का। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, जो हम फील कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस है जो हमारा, तो संरचनावादी मानते थे कि यही मन है, जो हमें महसूस हो गया वही मन है। लेकिन बाद में कौन आया? बाद में आए फ्राइड चाचा, मतलब सिगमंड फ्राइड आए, ठीक है? और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन होता है, जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता, ठीक है? जो डूबा हुआ होगा पानी के अंदर, बड़ा सा आइसबर्ग वाला जो इनका एग्जांपल इन लोगों का था सबका, है ना? तो वही था कि हमें नहीं पता होता कि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, वो अचेतन जो होता है, मतलब उसका हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उस या व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति ले लेते हैं, उसे पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है, उसे पानी का फोबिया है, डर है उसको, ठीक है? तो अब क्या होगा? संरचनावादी नजरिया क्या होगा, बहुत अच्छे से पहले समझिएगा।
यह वह व्यक्ति केवल यह बताएगा पानी को देखकर मुझे घबराहट हो रही है और ठंडक महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर वो जब डूबा रहा होगा या गया होगा तो या उसके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी गई होगी कि पानी में डूबने में घबराहट होती है और ठंडक होती है, या उसने एक्सपीरियंस कर लिया रहा होगा कभी। तो ये फोबिया होता है, ये फोबिया मेरे अंदर भी है कि मुझे डर लगता है, घबराहट होती है पानी को देख के, अगर बहुत ज़्यादा गहरा पानी है तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो ये पानी का फोबिया हो गया, ठीक है। तो इस ये कमी क्या है, लेकिन वो ये तो बता देगा कि मुझे घबराहट हो रही है और ठंडक महसूस होगी पानी के पास, ठीक है, इसको देखते ही, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि यह डर उसके बचपन की किसी ऐसी घटना से जुड़ा है जिसे वह भूल चुका है। हो सकता है मेरे साथ कभी ऐसा हुआ हो कि मैं बचपन में नहाता रहा हूँ बाथ टब में, या सॉरी बाथ टब तो नहीं था मेरे यहाँ पे, पर टब था, तो कहीं मैं नहाता रहा हूँगा, मैं डूब गया हूँगा, है ना, तो पानी वानी ज़्यादा चला गया होगा, तो नहीं समझ पाया हूँगा मैं, हो सकता है, मुझे भी याद भी नहीं है एक्चुअली में, मुझे याद नहीं है कि ये मेरे साथ कब हुआ था, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है आज भी, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि संरचनावाद ने न केवल आइसबर्ग की नोक जो ऊपर की ओर है उसको देखा है, ठीक है, और जबकि असली मन तो सॉरी 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 मैं अपनी बात एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, अब मैं मेरा सेंटेंस क्लियर आएगा। संरचनावाद ने सिर्फ आइसबर्ग की ऊपर की नोक देखी है ना, ऊपर जो दिख रहा है वो देखा, अचेतन मन तो उसने देखा ही नहीं संरचनावाद ने, ठीक है। तो ये रीजन था, ये इसका तीसरा वो है लिमिटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे में, कल जो पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा आज जान लेते हैं कि प्रकारवाद की जरूरत क्यों पड़ी, जो अगला संप्रदाय है, ठीक है, संरचनावाद के बाद का जो अगला संप्रदाय है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये पढ़ेंगे हम कल, पर थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके पीछे की वजह ये थी कि ये जो संरचनावाद था जो अभी हम पढ़ रहे हैं, संरचनावाद था, इसने सिर्फ मन के पुर्जों को गिनने में का ध्यान दिया, ठीक है, काउंटिंग उनकी की। सपोज एक साइकिल है तो संरचनावाद ये देख रहा था कि इस साइकिल में क्या है, एक टायर है, एक चैन है और एक सॉरी दो टायर हैं, चैन है और हैंडल है, ठीक है, ये इसने काउंटिंग की संरचनावाद ने, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रकारवाद ये देखेगा कि ये साइकिल से हम कर क्या सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कैसे हमें मदद करती है, तो उसने ये जानने की कोशिश की प्रकारवाद ने, फंक्शनलिज्म में, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बात करें, प्रकारवादियों का मानना था कि जो अनुकूलन है, मतलब मानसिक प्रक्रियाएं इसलिए विकसित हुई हैं ताकि इंसान अपने वातावरण में बेहतर तरीके से ढल सके, अनुकूलन कर सके। प्रकारवाद की जरूरत कहीं ना कहीं इसलिए पड़ी थी ताकि यह समझा जा सके कि हमारे मानसिक अनुभव हमें जिंदा रहने में और वातावरण में ढलने में कैसे मदद करते हैं, ठीक है। याद है चार्ल्स डार्विन का विकासवाद, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है वो। फिर बात करें कि व्यवहारिकता, देखिए जो संरचनावाद था ना वो सिर्फ कहाँ तक सीमित था, वो प्रयोगशाला तक सीमित था, जो अभी अभी हमने पढ़ा संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, वो सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित था। बल्कि जो ये आपका प्रकारवाद है फंक्शनलिज्म, इसने मनोविज्ञान को शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास जैसी वास्तविक जीवन के क्षेत्रों से भी जोड़ा, तो ये इसका एक प्रैक्टिकल यूज था, उपयोग था, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे कि आपको अगले संप्रदाय की जरूरत क्यों पड़ी। और अब करते हैं कुछ सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो आप में से सब जानते हैं, ये विलियम वुंड साहब ने की थी 1879 लिप्जिंग में, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय का नामकरण किसने किया था, तो एडवर्ड बी टिश्नर ने किया था। नेक्स्ट, संरचनावाद में मन के अध्ययन के लिए किस विधि को आधार बनाया गया, तो इंट्रोस्पेक्शन है आपका, ठीक है, आंख बंद करके इसी को मानना है, ठीक है, इसलिए नहीं कि आपने इसको पढ़ा है, तो याद भी रखना है अच्छे से, एग्जाम में तो कंफ्यूजन होगा आपको ना, ठीक है। नेक्स्ट, टिश्नर के अनुसार चेतना का तत्व तो नहीं है, क्या नहीं है, संवेदना ये तो चेतना का तत्व है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है, प्रतिमा ये हमारी स्मृति से जुड़ा है, भाव ये हमारी फीलिंग्स हैं, तो क्या नहीं हुआ, फिर व्यवहार नहीं हुआ, चेतना का तत्व, ये बात याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र विज्ञान बनाया है, तो संरचनावाद ने बनाया है, शायद ये पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया था, ऊपर ये बात मेंशन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको ये वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो और संरचनावाद ने स्वतंत्र किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल केमिस्ट्री, मानसिक रसायन विज्ञान किस संप्रदाय को कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, DSSB में आया हुआ है, और मैंने आपको बताया है, मैंने DSSB के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है, वो हमको यूपीटेट वगैरह में देखने को खूब मिलते हैं। आज तक यूपीटेट में जितने क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं DSSB में आए हुए क्वेश्चन में से एक है। तो मानसिक रसायन विज्ञान किस संप्रदाय को कहा जाता है, तो मानसिक रसायन विज्ञान कहा जाता है आपके संरचनावाद को, ठीक है, पॉइंट बी। नेक्स्ट, संरचनावाद की मुख्य सीमा क्या थी, ठीक है, यह केवल वयस्कों पर लागू होता था, जी हाँ, मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया था, बच्चे के ऊपर ये नहीं लग रहा था। यह वैज्ञानिक रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं था, जी हाँ बिल्कुल, ये वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी वस्तुनिष्ठ नहीं था, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था जब सीमाएं बता रहा था। इसमें पशु व्यवहार की उपेक्षा की गई, जी हाँ इसमें पशु व्यवहार की उपेक्षा की गई, शायद ये पॉइंट में मेंशन करना भूल गया होऊंगा।
एक्चुअली में इन्होंने तो सिर्फ मैंने दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया था ना, तो पशुओं के व्यवहार को इसमें गिना ही नहीं गया, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट, विलियम वुंड ने अपने संप्रदाय को मूल रूप से क्या नाम दिया था? मैंने आपको ये करने को भी बोला था, ढूंढने को भी बोला था, तो इसको उन्होंने नाम दिया था स्वैच्छिकतावाद। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड ए संरचनावाद किसने दिया था? तो टिश्नर साहब ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, ट्रिपल एस बी में आया हुआ प्रश्न है और यूपीटेट में भी कराया जाता है। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो बच्चा थ्योरी पढ़ता है वही ऐसे प्रश्नों को कर पाता है, और ये आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, संरचनावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा संप्रदाय सबसे पहले आया? तो हमने बात की थी, इसके ठीक सबसे पहले आया था संरचनावाद के ठीक बाद, और इसके विरुद्ध में सबसे पहले आया प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म, ऑप्शन नंबर बी। और कल हम फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही एक छोटा वीडियो होगा 20-22 मिनट का, करीब 10 क्वेश्चंस होंगे, और बस इतना ही सफिशिएंट होगा आपके इस एग्जाम के लिए संप्रदायों से। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चैनल का लिंक आपको मिलेगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहां मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।